हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परमार सर के एसएससी जीके पीवाईक्यू पार्ट 4 के लेक्चर नंबर 13 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 12 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के बारे में बात करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 140 जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के बारे में बात करता है। इसके मुताबिक संसद जो है विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां दे सकती है जो संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संभावना को इस प्रकार जाना जाता है। तो एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संभावना को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। बात करें परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ऋण आयन कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को जो है धन आयन कहते हैं। बात करें विद्युत ऋणात्मकता की, तो इसमें जो है सहसंयोजक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बात करें विद्युत ऋणात्मकता की, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है तथा बाएं से दाएं जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है। बात करें विद्युत धनात्मकता की, तो आवर्त सारणी में जो है किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बैलेंस जो होता है इलेक्ट्रॉनों पर कम होता है तथा इलेक्ट्रॉन का खोने या दान करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता जो है कम होती है। बात करें इलेक्ट्रॉन ग्रहण की, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है तथा बाएं से दाएं जाने पर जो है ये बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ व्यक्तियों का एक निकाय है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। तो शब्द जो है कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों का एक निकाय है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन की देखभाल करती है। बात करें सरकार की, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो होता है कानून बनाने का काम करता है, इसके अंतर्गत जो है संसद को रखा गया है, जैसे में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को। कार्यपालिका जो है कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका जो है कानून की देखभाल करती है। भारत में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन शक्तियों का सख्त पृथक्करण यहाँ पर नहीं है। शक्तियों का सख्त पृथक्करण जो है यूएसए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है एनी बेसेंट का नाम जुड़ा हुआ है। बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में जो है हुई थी और इसी समय जो है आर्य समाज तथा मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना भी हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है तथा इसके संस्थापक की बात करें तो एमएस ऑल्किट तथा एचपी ब्लाटवस्की थे। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो 1882 में जो है अडयार यानी मद्रास में शिफ्ट किया गया था। बात करें एनी बेसेंट की, तो एचपी ब्लाटवस्की के मौत के बाद जो है एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड बनाया गया था। ये जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी जिन्होंने जो है 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर जो था पुणे में था तथा एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर जो था अडयार मद्रास में था। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। इन्हें जो है अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया था, तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। इन्हें जो है लोकमान की उपाधि से सम्मानित किया गया था तथा इन्होंने जो है 2 प्रकार के अखबार निकाले थे, पहला मराठा और दूसरा केसरी। मराठा का जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी था तथा केसरी का जो लैंग्वेज था वो मराठी था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आर्कटिक होम टू वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक व्यय बजट के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो विकासात्मक व्यय बजट जो है पूंजीगत खर्च के अंतर्गत आता है। बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण की, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 112 की, तो इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में जो है बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसी के स्थान पे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा। बात करें वित्तीय वर्ष की, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा 31 मार्च को खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के खर्च की, तो इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भारत में समेकित निधि के लिए राशि और दूसरा है अन्य पूर्तियों के लिए राशि। भारत में जो समेकित निधि के लिए राशि है वह मतदेय नहीं है, इसके अंदर जो है वेतन भत्तों को रखा जाता है, लेकिन अन्य पूर्तियों के लिए राशि जो है मतदेय है और इसमें मत देने का अधिकार जो है केवल लोकसभा के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा जो है अनुदान का कोई मांग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के बजट पर जो है कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, केवल लोकसभा के पास जो है मत की शक्ति प्राप्त है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व बजट और पूंजीगत बजट की। तो राजस्व बजट को जो है दो भागों में बांटा गया, राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च। राजस्व प्राप्ति को दो भागों में बांटा गया है, कर और गैर कर, तथा कर को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। गैर कर के अंतर्गत जो है टोल, फाइन और ब्याज को रखा जाता है, तथा राजस्व खर्च के अंतर्गत जो है वेतन, पेंशन, ब्याज और अनुदान को रखा जाता है। अब बात करते हैं पूंजीगत प्राप्ति की। तो इसके अंतर्गत जो है लोन जो लिया जाता है उसे जो है पूंजीगत प्राप्ति में रखा जाता है, तथा विनिवेश जो होता है उसे भी पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो है एसेट को सेल किया जाता है। तथा बात करते हैं पूंजीगत खर्च की। तो पूंजीगत खर्च में जो है लोन जो देते हैं या फिर लोन का जो रीपेमेंट करते हैं या फिर विनिर्माण करते हैं, ये सब जो है पूंजीगत खर्च में रखा जाता है और इसमें जो है एसेट का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हॉट पेपरिका में मिलावट क्या है। तो हॉट पेपरिका में जो है सुडान डाई की मिलावट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉट पेपरिका की। तो हॉट पेपरिका जो होता है मिर्च से बना एक मसाला होता है, इसका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है। इसमें जो है कैप्सेसिन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण जो है इसका स्वाद जो होता है तीखा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव की। तो इसमें जो है सोडियम बेंजोएट, सोडियम नाइट्राइड और विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें विनेगर की, तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है, जिसमें एसिटिक एसिड की मात्रा जो है 5% तक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वारिजा की। तो इसका इस्तेमाल जो है संरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता। यह जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, HCl और HNO3, जिसका अनुपात जो होता है 3:1 के अनुपात में होता है और इसमें जो होता है सोना जो है घुल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतकार है जो किस संगीत मंडली से जुड़े हैं। तो मोहन श्याम शर्मा जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार है जो कि पखावज से जुड़े हुए हैं। पखावज से जुड़े अन्य व्यक्तियों की बात की जाए तो तोताराम शर्मा, कुणाल पाटिल और केलुचरण महापात्र हैं। केलुचरण महापात्र का संबंध जो है एक डांस फॉर्म से है, जिसका नाम जो है ओडिसी डांस फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरोद से संबंधित व्यक्तियों की। तो सरोद से अलाउद्दीन खान संबंधित है जो कि मेहर घराने से संबंधित है। अमजद अली खान सरोद वादक है। राजीव तारानाथ तथा अली अकबर खां का संबंध जो है सरोद वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द हंटर कमीशन ऑफ 1882। तो ऑप्शन देखते हैं। इट वॉज मेड टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फ्लोइंग वुड डिस्पैच। तो ये बात सही है। सेकेंड है, इट लेड ए स्पेशल एम्फेसाइज ऑन प्राइमरी एजुकेशन हुज कंट्रोल आउट टू बी ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। तो ये बात भी सही है। और तीसरा है, इट अंडरलाइन द नीड टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन। तो ये भी बात सही है। फोर्थ है, प्राइवेट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी इनकरेज। तो ये बात गलत है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 जो है सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा आयोग की। तो शिक्षा आयोग में सबसे पहले जो है मैकुले मिनट को लाया गया था, जो 1835 में आया था। इसने जो है अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था तथा विलियम बेंटिंग के समय में ये आया था। इसने एक सिद्धांत दिया था अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, जिसे जो है वुड डिस्पैच के द्वारा 1854 में रद्द कर दिया गया था। वुड डिस्पैच ने जो है वर्नाक्यूलर यानी कि क्षेत्रीय भाषा को भी प्रमोट करने का आदेश दिया था और यह जो है डलहौजी के समय में आया था। बात करें डलहौजी के शासनकाल की, तो इसका शासनकाल जो था 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हंटर आयोग के। हंटर आयोग जो है 1882 में रिपन के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो मेघालय राज्य में जो है 2 लोकसभा सीटें हैं। बात करें लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है तथा इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी तक तो जो है परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया है 4 बार किया गया है, 1952 में, 1962 में, 1972 में तथा 2002 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिसीमन आयोग के कार्य की। परिसीमन आयोग का काम जनसंख्या में बदलाव को ध्यान में रखते हुए देश के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है। अनुच्छेद 82 में जो है कहा गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा के लिए आवंटित सीटों को पुनः समायोजित करेगी तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन करेगी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि 2026 तक जो है कोई परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया। बात करें यूपी में लोकसभा सीटों के, तो यूपी में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 80 है तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 31 है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 व्रत के संबंध में किसका अर्थ जो है चोरी करना नहीं है। तो अस्थेय का अर्थ होता है चोरी न करना। बात करें जैन धर्म के 5 महाव्रत के, तो इसमें है अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, सत्य का अर्थ होता है सत्य बोलना और अस्थेय का अर्थ होता है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है यौन रूप से एकनिष्ठ रहना तथा अपरिग्रह का अर्थ है भौतिक चीज़ों, लोगों और स्थानों से अलग हो जाना। बात करें जैन धर्म के तीर्थकर की, तो जैन धर्म जो है 24 तीर्थकर हुए हैं। इसमें पहले तीर्थकर
तीर्थकर जो थे ऋषभ देव थे, जिसका प्रतीक चिन्ह जो था बैल था। दूसरे तीर्थकर जो थे अजीत नाथ थे, जिसका प्रतीक चिन्ह जो था हाथी था। 22वें तीर्थकर की बात करें तो अरिष्ट नेमी थे, जिसका प्रतीक चिन्ह शंख था। तथा 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे, जिसका प्रतीक चिन्ह सांप। 20वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, और इनका प्रतीक चिन्ह जो था शेर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले और 22वें तीर्थकर की, इनका जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में उल्लेख है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म की। इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है पावापुरी राजगिरी में हुई थी। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला तथा दामाद जो कि इनके पहले अनुयायी भी थे, इनका नाम जो था जमाली था। बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न की, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, तथा इसके त्रिपिटक यानी 3 पुस्तक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य की। तो इसमें जो पहला है ट्रूथ ऑफ सफरिंग यानी दुख का सत्य। दूसरा है ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग यानी दुख के कारण का सत्य। तीसरा है ट्रूथ ऑफ सेसेशन यानी दुख के अंत का सत्य। तथा ट्रूथ ऑफ द पाथ यानी कि दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। इसे ही अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के। तो इससे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है हम जीवन को दुख और सुख का सही अवलोकन करें। दूसरा है सम्यक संकल्प, इसमें मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। और तीसरा है सम्यक वचन, हानिकारक बातों और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका, कोई भी अस्पष्टता या फिर अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति का अर्थ है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब हो जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में गवर्नर जनरल में से किसने कंपनी के कर्मचारियों का एक पेशेवर कैडर बनाया और उनके लिए उदार वेतन का प्रावधान किया। तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने जो है कर्मचारियों का एक पेशेवर कैडर बनाया तथा उनके लिए उदार वेतन का प्रावधान भी किया। इनके द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डलहौजी के। तो डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से लेकर के 1856 तक रहा। इन्हीं के समय जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच। और इन्हीं के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था और इसने जो है हड़प नीति लाया था, जिसके तहत जो है सबसे पहले जो है शामिल किया गया था सतारा को, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद जैतपुर और झांसी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैयतवाड़ी प्रथा जो है किसके द्वारा लाया गया था। तो टॉमस मनरो रेड के द्वारा लाया गया था मद्रास में 1820 में। तथा महलवाड़ी प्रथा जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था 1822 में विलियम बेंटिंग के समय। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था। तो शाहजहां ने जो है दारा सिकोह का अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध और शामूगढ़ का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ था। और इन दोनों युद्धों में जो है औरंगजेब की जीत होती है तथा उत्तराधिकारी जो है औरंगजेब को बनाया जाता है। इसका शासनकाल जो है 1658 से 1707 तक रहा और इसे जो है आलमगीर या फिर जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। और इसने जो है बीजापुर को 1686 में तथा गोलकुंडा को जो है 1687 में जीता। और पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 में हुआ था। लाख बाग जो है किसे कहा जाता है। तो लाख बाग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो सरकारी आयोग जो है मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो है तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट और जेपी कृपलानी की रिपोर्ट जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट जो है 1945 में आई थी, जिसका संबंध जो था अल्पसंख्यक से था। तथा मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी। बात करें सरकारी आयोग की, तो इसका संबंध जो है राज्य और केंद्र से संबंधित मामलों से था, जिसके गठन जो है 1983 में की गई थी। और राज्य और केंद्र से संबंधित मामलों के लिए एक पूंजी आयोग का भी गठन किया गया था 2007 में। सरकारी आयोग की रिपोर्ट के तहत जो है अंतर्राज्यीय संघ परिषद की भी स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन किया गया है। इसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है तथा इसके अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं तथा राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल काउंसिल की। इसका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई कारक लागत पर जो है सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। तो इसमें दिया गया है बाजार मूल्य पर जो जीडीपी दिया गया है 600 करोड़, स्थिर पूंजी पर खपत दिया गया है 100 करोड़ और अप्रत्यक्ष कर जो है 200 करोड़ तथा सब्सिडी जो दिया गया है 50 करोड़ दिया गया है। इसे निकालने का फार्मूला है फैक्टर कॉस्ट बराबर में एमपी माइनस में एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर होता है आईटी माइनस में सब्सिडी, यानी कि एफसी बराबर हो गया एमपी माइनस में आईटी प्लस में सब्सिडी। यहाँ एमपी जो दिया गया है 600 करोड़, आईटी जो है 200 और सब्सिडी जो दिया गया है 50 करोड़ दिया गया है, यानी
इसे निकाल करके जो आएगा जो 450 करोड़ आएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो आएगा 450 करोड़ आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी से जो है एनडीपी निकालना होता है, तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनडीपी निकलता है, तथा जीडीपी से अगर हमको जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया जाता है, तो जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेट प्रोडक्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में समस्त ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है गवर्नर जनरल को भारत में समस्त ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसे जो है सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो इसका आंसर है वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ जो है क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी, तथा 1894 में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो पियरे डी कुबर्ते तथा विकेलास थे, जिसमें जो है ओलंपिक छल्लों के डिजाइनकार कौन थे? तो पियरे डी कुबर्ते तथा पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विकेलास थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीफा की यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना जो है 1904 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो था ज्यूरिख में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है 1927 में, और इसके पहले अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? तो दोराबजी टाटा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सत्य है? तो रासायनिक दृष्टि से जंग जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, तो ये कथन सत्य है। बात करें कॉपर के और आयरन के कोराइजन की, तो कॉपर को खुले में छोड़ने पर जो है उस पर जो है कॉपर कार्बोनेट की हरी परत चढ़ जाती है, तथा आयरन को खुले में छोड़ने पर जो है आयरन ऑक्साइड की भूरी परत चढ़ जाती है। इसी को हम लोग कोराइजन कहते हैं। यह कोराइजन जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। बात करें जो आयरन पे जो है लाल भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसे हम लोग रस्टिंग भी कहते हैं, तथा रेंसिडिटी यानी बासापन भी जो है एक तरह की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैल्वेनीकरण की, तो आयरन पर जिंक की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से बचाया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तथा एनोडीकरण जो है एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है, जिसमें जो है एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। बात करें कॉपर सल्फेट की, तो इसका जो सूत्र होता है CuSO4 होता है, जिसे हम लोग नीला थोथा कहते हैं। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 जिसे हम लोग सफ़ेद थोथा कहते हैं, तथा आयरन सल्फेट जो होता है FeSO4 जिसे हम लोग हरा थोथा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की, तो इसका जो सूत्र है CuSO4 जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं, और जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जो है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 में हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो दिल्ली सल्तनत के जो लोधी वंश था उसने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। बात करें आगरा शहर की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा एक लिखा गया कविता है जिसका नाम जो है गुलरुखी है, तथा इसने जो है अपनी राजधानी को आगरा परिवर्तित किया था। बात करें लोधी वंश का संस्थापक की, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था, तथा इसके अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलजी वंश की, तो इसका जो शासनकाल जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक था, तथा तुगलक वंश का जो शासन है 1320 से 1414 तक, तथा सैयद वंश का जो शासनकाल था 1414 से 1451 तक। इसे बात करें सैयद वंश के संस्थापक की, तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। इन्हें जो है पैगंबर के मोहम्मद के वंशज के रूप में जाना जाता था, तथा इन्हें जो है पैगंबर मोहम्मद के वंशज किसके द्वारा कहा गया था? तो सरहंदी के द्वारा कहा गया था, तारिक-ए-मुबारक शाही में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल गुम्बद संरचना को किसने प्रचलित किया था? तो लोधी वंश के शासकों ने प्रचलित किया था, और इसी में जो है मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरिफ और व्यापार पर समान समझौते गैट का 8वां दौर तथा कथित उरुग्वे दौर जिसके कारण विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई, कब पूरा हुआ? तो बात करें उरुग्वे दौर की, तो यह जो है 1986 से 1994 तक रहा, यानी कि यह पूरा कब हुआ? 1994 में। बात करें 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की, तो इसके तहत जो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ जो कि सफल नहीं हुआ, इसी के स्थान पर जो है विश्व व्यापार संघ की स्थापना की गई, यानी WTO की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करता है। तो कच्चा यानी कि क्रूड जन्म दर जो है वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों को दर्शाता है। बात करें 2011 के जन्म दर की, तो इसका जो जन्म दर था 21.8% था, जिसे हम लोग 0.218 भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रूड डेथ रेट की, तो यह जो है 2011 में 7.2% था 1000 पर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं IMR यानी शिशु मृत्यु दर की, तो यह जो था 47 था 1000 पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो करंट अफेयर की, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है अंशुमान झिगरन बने, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और इनका जो उम्र है 18 साल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ चैनल की, तो यह जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मध्य में स्थित। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2023 जो है किसने जीता, तो विंबलडन ओपन 2023 जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, तथा 2024 का विंबलडन ओपन भी जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महिला में, तो महिला में जो है मार्केटा वेंड्रोसोवा जीती है, जो कि चेन गणराज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोलैंड गैरोस जो है किसे कहा जाता है, तो फ्रेंच ओपन को जो है रोलैंड गैरोस कहा जाता है। और विंबलडन ओपन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जिसकी शुरुआत जो है 1877 में हुई। नेक्स्ट बात करते हैं 4 ग्रैंड स्लैम की, तो पहला है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद US। तो ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड स्लैम होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच जो होता है वो क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन जो होता है ग्रास कोर्ट पे, तथा US जो ओपन होता है वो भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 के बीच किया गया है। इसका जो वर्णन किया गया है संविधान के भाग 5 में चैप्टर 4 में किया गया है। बात करें अनुच्छेद 132, 33 और 34 की, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अपीलीय अधिकार दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 132 की, तो इसमें कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 133 में जो है सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें जो है शादी, तलाक और संपत्ति के मामले शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 134 की, तो इसमें जो है आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। इसमें जो है मृत्यु और हत्या को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 137 की, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या फिर आदेशों की समीक्षा का वर्णन किया गया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों या फिर आदेशों का पुनरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 142 की, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून जो है सभी अदालतों द्वारा बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 142 की, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय को डिक्री और आदेश के प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश का वर्णन किया गया है। इसी के तहत जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी जो कि 1900 नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 142 की, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय को डिक्री और आदेशों के प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो यह जो घटना हुआ था 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण, और इसी अनुच्छेद 142 के तहत जो है 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 की, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।